हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? पहले बोलो हम स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? एकदम काला कपड़ा, एकदम चेहरा चमक रहा है, स्मार्ट लग रहे हैं ना? और स्मार्ट लगेंगे भी क्योंकि आज हम 2 दिन के बाद आज नहाए। आप बोलोगे कि ई सर कितने गंदे हैं, छी छी 2 दिन से नहीं नहाए थे। हाँ, नहीं नहाए थे 2 दिन से क्योंकि 2 दिन से नहाने का समय ही नहीं मिला। आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बनाना, टेस्ट सीरीज बनवाना, साथ ही साथ वीडियो अपलोड करना, वीडियो एडिट करना, साथ ही साथ पीडीएफ बना करके आप लोगों को देना, इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया था कि 2 दिन से हमको नहाने तक का टाइम नहीं मिला। आज संडे है, मम्मी घर में रहती है, मम्मी को पता चला हम 2 दिन से नहीं नहाए हैं, आई मेरे पास बोली अरे नहाता है कि नहीं नहाता है? नहीं नहाएगा तो चलो तुमको नदी में लेकर के फेंक देते हैं। हम डर गए, हम बोले चलो नहा लेते हैं, नहीं तो मम्मी कहीं सच में उठा के हमको नदी में ना फेंक दे। मम्मी लोग होती ही ऐसी है। हम लोग जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाए, कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितने भी छोटे आदमी बन जाए, मम्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मम्मी के लिए हमेशा हम सभी लोग उनके लाडले बन के ही रहते हैं, उनके कलेजे का टुकड़ा बन करके ही रहते हैं। मम्मी लोग हमेशा ऐसी होती है ना? सबकी मम्मी ऐसी है। चलो, अब हम लोग आते हैं क्लास 12th का, ये हम लोगों का परख का मॉडल पेपर का सेट है, जिसको हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। हम सबको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परख का मॉडल पेपर प्लस इस साल का मॉडल पेपर और हम जो आप लोगों को करवा रहे हैं वो सब अगर आप कर लेते हैं तो भाई इकोनॉमिक्स में आप लोगों को कहीं और परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। बस आपको हम जो जो पढ़वा रहे हैं, जो जो वीडियो दे रहे हैं, जो जो नोट्स दे रहे हैं, जो जो पीडीएफ दे रहे हैं, सब चीज आप लोगों को मेरे साथ साथ करके रखना है। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन में सीमांत आगम को परिभाषित कीजिए। सीमांत आगम वाला क्वेश्चन हर पीडीएफ में हम लोगों को मिल रहा है। सीमांत आगम क्या होता है? तो एक अतिरिक्त वस्तु के विक्रय से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम कुल आगम में होने वाली परिवर्तन की मात्रा है। तो इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, या बोल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मंदी से क्या तात्पर्य है? देखो अब ध्यान से समझना, हम इन सब का नीचे आंसर लिखा है पीडीएफ, वो भी दिखाएंगे, बस हम समझा दे रहे हैं। मंदी क्या होता है? तो देखो मंदी का मतलब है, इंपॉर्टेंट है, मंदी को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदी क्या होता है? तो मंदी याद रखना, पूरे विश्व में जो पहली विश्व में जो आर्थिक महामंदी आई थी वो हम लोगों का 1929 के समय में आर्थिक महामंदी आई थी। एमसीक्यू में कई बार ये 1929 लिखा रहेगा, तो कई बार ये एमसीक्यू में आप लोगों का 1930 करके लिखा हुआ रहेगा। याद रखना, इस समय में पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी। आर्थिक महामंदी आई थी। अब देखो महामंदी या मंदी क्या स्थिति होता है? मंदी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पूरे विश्व में या पूरे देश में रोजगार का जो स्तर है नीचे गिरता है और प्लस उत्पाद का जो स्तर है यानी कि उत्पादन का जो स्तर है वो भी गिर रहा है। यानी कि देश में ना तो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का स्तर भी नीचे गिर रहा है, और साथ ही साथ देश में जो है वो रोजगार का स्तर भी नीचे गिर रहा है। तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं मंदी। ना तो कमाने के लिए किसी के पास कोई काम है, ना तो लोगों के पास पैसा है, ना ही तो उस देश में कुछ उत्पादन हो रहा है, ना वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग किया जा सकता है। तो उस स्थिति को बोलते हैं महामंदी या मंदी। और विश्व में मंदी जो है वो 1930 29-30 में जो है वो आया था। क्लियर है? आया समझ में? इसको अपने शब्दों में लिखना कि अब मंदी एक ऐसी स्थिति होती है जहां रोजगार और उत्पादन इन दोनों का स्तर नीचे गिरता है, उस स्थिति को मंदी कहा जाता है। आगे, मुद्रा का अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अब देखो, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है जब एक देश की मुद्रा का मूल्य किसी दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य से कम हो जाता है तो उस देश की मुद्रा को मुद्रा का अवमूल्यन बोलते हैं। जैसे अभी अगर हम अमेरिका का, अगर हमको $1 लेना रहेगा, हम अगर अमेरिका का $1 लेना चाहेंगे तो पता है, हम अगर अमेरिका का $1 लेना चाहेंगे तो पता है हमको अपने यहाँ का कितना रुपया खर्च करना होगा? अगर रुपया का बात करें तो लगभग हमको 86.67 रुपया खर्चा करना होगा। यानी इतना समझ लो, लगभग लगभग हमको इतना समझ लो कि 87 रुपया हम खर्चा करेंगे तब जाके हमको $1 मिलेगा। तो इससे हमारे देश का मुद्रा मजबूत नहीं हो रहा है, हमारे देश का मुद्रा इससे और कमजोर हो रहा है कि भाई उस देश का अगर $1 लेना है तो हमारे देश का लगभग हमको इतना ज्यादा मुद्रा देना पड़ेगा। तो जब एक देश की मुद्रा को दूसरा देश की मुद्रा, जब एक देश की मुद्रा का कीमत दूसरा देश की मुद्रा से कम हो जाता है तो इसे ही मुद्रा का अवमूल्यन बोला जाता है कि मुद्रा का जो वैल्यू है वो कीमत जो है वो कम हो गया, उसका शक्ति जो है वो कम हो गया। ठीक है, आगे,
बोला गया है सरकार के राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? अब देखो सरकार का राजस्व प्राप्ति मतलब सरकार का ऐसा प्राप्ति है जिससे सरकार को जो है वो आय की प्राप्ति होती है और इस आय की प्राप्ति से ना तो सरकार के ऊपर कोई दायित्व बनता है और ना ही सरकार को कोई संपत्तियों का विक्रय करना पड़ता है। तो ऐसे आय को सरकार का राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। ध्यान से याद रखना, ऐसी आय, ऐसी प्राप्ति जिससे सरकार को ना तो सरकार के ऊपर कोई दायित्व बढ़ता है और ना ही सरकार किसी संपत्तियों का मूल्य में कमी होता है। तो ऐसे आय को सरकार का राजस्व प्राप्ति कहते हैं। जैसे भारत सरकार को कर से जो पैसा मिलेगा, कर का मतलब होता है टैक्स, कर से जो पैसा मिलेगा वो हो गया, हम लोगों का जीएसटी से जो पैसा मिला सरकार को वो हो गया, किसी भी तरीके का किसी के ऊपर कुछ जुर्माना लगा दिया, ठीक है, कोई चालान काट दिया, वहां से जो सरकार को पैसा मिलता है वो राजस्व प्राप्ति होता है। क्लियर? आगे नेक्स्ट बोल रहा है कर क्या है, टैक्स क्या होता है? तो देखो कर का मतलब होता है यानी कि टैक्स का मतलब होता है कि किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा उस देश के सरकार को जो पैसा का भुगतान किया जाता है वो कर होता है। कर किसी भी देश के सरकार को मिलने वाला आय का सबसे बड़ा साधन है। किसी भी देश के सरकार को जो पैसा मिलता है वो पैसा कर से ही मिलता है। किसी भी देश के सरकार के आय प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन जो होता है वो कर होता है। ठीक है, और कर कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का पूछा है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ही लिखेंगे, इतना ज्यादा नहीं। आगे आते हैं हम लोग, बोल रहा है कि अंतिम वस्तु क्या है? देखो अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। याद रखना, अंतिम वस्तुएं ऐसे वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है। जैसे जैसे हम अभी ये कपड़ा पहने हैं, उपभोग कर रहे हैं, अंतिम वस्तु है। हम देखो ये घड़ी पहने हैं, ये घड़ी मेरे लिए अंतिम वस्तु है। देखो पेन यूज कर रहे हैं, अंतिम वस्तु है। मेरा देखो हम इकोनॉमिक्स का ये बुक यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का बुक यूज कर रहे हैं, ये मेरे लिए अंतिम वस्तु है। हम दुकान जा करके समोसा खा रहे हैं, अंतिम वस्तु है। हम दुकान जा करके बिस्किट खा रहे हैं, अंतिम वस्तु है। हम चावल खा रहे हैं, अंतिम वस्तु है। चावल नहीं मतलब भात खा रहे हैं, अंतिम वस्तु है। तो जिन वस्तुओं का उपभोग हम लोग करते हैं वो अंतिम वस्तु होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा होती है जहां व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी इकाइयों का? व्यक्तिगत इकाइयों का, यानी कि छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। याद रखना इसको, ठीक है, जहां छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन पे, मांग का क्या अर्थ है? अब देखो मांग का मतलब है जब कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में किसी वस्तु को खरीदने का इच्छा रखता है। जब एक व्यक्ति, सपोज कर लो ये कोई व्यक्ति है, एक निश्चित समय में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उस वस्तु का मूल्य भी वो चुका सकता है, तो उस समय उस वस्तु का मांग कहा जाता है। जैसे हम भी चाहते हैं, मेरा भी ख्वाहिश है कि हम भी आगे जाकर के एक बड़ा सा गाड़ी खरीदे, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदे। तो वो फॉर्च्यूनर गाड़ी मेरा अभी के लिए वो मेरा मांग नहीं है। हम खरीदना जो चाहते हैं, यानी मेरा खरीदने का इच्छा तो है, लेकिन मेरे पास उसको चुकाने के लिए मूल्य नहीं है, मेरे पास उसको देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये मेरा अभी उस वस्तु का मांग नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ मेरा इच्छा कहलाएगा। आया समझ में? तो किसी भी वस्तु का मांग का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उस वस्तु का वो मूल्य भी चुका सकता है, तो उसे ही उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 38 तक हम आप लोगों को समझा दिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इसका आंसर दिखना है तो हम यहाँ पे नीचे आंसर दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना। हम अभी जो समझाएं वही चीज यहाँ पे मिलेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी होता है ना कि सर एक बार हम लोग देख लेंगे तो सर ठीक है, तो लो हम दिखा दे रहे हैं। चल भाई, इतना ज्यादा जूम हो जाता है ना, ठीक है, नहीं हो रही, सीधा हो गया। देखो हो गया। देखो मांग के बारे में क्या बोले थे? किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में दी गई मूल्य पर क्रेता को प्राप्त होती है। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो जी, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। बोल रहा है किसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। अब भाई अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हम खुद लिख सकते हैं, लिखेंगे आंसर में अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं होती है। ठीक है, अब वो 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है?
तीन प्रमुख केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है? सबसे पहला केंद्रीय समस्या क्या होता है? क्या उत्पादन करें? सबसे पहला केंद्रीय समस्या होता है क्या उत्पादन करें। दूसरा केंद्रीय समस्या होता है कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। और फिर तीसरा केंद्रीय समस्या क्या होता है? किसके लिए उत्पादन करें, किसके किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। हो गया, ये अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या लिख देना, हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? अब उपयोगिता क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, उपयोगिता का मतलब होता है, हम आंसर दिखाई दे रहे हैं, हाँ, नहीं तो ये ना हो कि आप लोग बोलो कि सर आप आंसर नहीं दिखाएं। देखो, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और कैसे करें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें। ठीक है, ये केंद्रीय समस्या था। इसके बाद आते हैं उपयोगिता वाला क्वेश्चन था। तो सिंपल सा बात है, किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति, कोई वस्तु का आवश्यकता संतुष्टि का जो शक्ति होता है उसे ही उपयोगिता बोला जाता है। किसी वस्तु की आवश्यक चल भाई, आज तो ये सेट ही नहीं हो रहा है कैमरा। छोड़ दो, जाने दो, हट। किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे ही उपयोगिता कहते हैं। अलग-अलग वस्तु में वस्तु की उपयोगिता का स्तर अलग-अलग होता है, जो उनके उपयोगिता की तीव्रता पर निर्भर करता है। सही बात है। किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की प्राप्ति उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। इसको रट लेना। किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की प्राप्ति उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 बोला है निवेश गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो निवेश गुणांक का मतलब यह बताता है कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में कितना वस्तुओं का उपभोग हो रहा है, मतलब किसी भी देश में आय का स्तर क्या है, और जो आय का स्तर है वो कितना चीजों को जो है वो निवेश यानी कि उपभोग करने में कितना लगाएगा। आय कितना है और उनको वो कितना जो है वो आय कितना है और कितने आय को जो है वो उपभोग करने में लगाएगा। कितना आय है और आय को कितना उपभोग करने में लगाएगा, इसी को हम लोग निवेश गुणांक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, निवेश गुणांक के बारे में बोल रहा है। निवेश गुणांक का मतलब है कि सार्वजनिक या निजी निवेश में बढ़ोतरी से कुल आय और अर्थव्यवस्था पर अनुपातिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। निवेश गुणांक आय में बदलाव से निवेश में बदलाव के अनुपात का निवेशिक गुणांक कहलाता है। यानी आय में बदलाव से निवेश में कितना बदलाव हुआ, यह बताता है हम लोगों को निवेश गुणांक। आय में बदलाव से निवेश में कितना बदलाव हुआ, यह बताता है निवेश गुणांक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्यक्ष कर के क्या गुण है। अब देखो, कर दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जो जिन व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है उसे ही इस कर का भुगतान करना पड़ता है। कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदला नहीं जा सकता है, इसे ही प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे आय कर प्रत्यक्ष कर होता है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर होता है, उपहार कर प्रत्यक्ष कर होता है। तो ये सब मेरा प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष कर होता है इसमें कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदला जा सकता है। जैसे जीएसटी हो गया, वस्तु एवं सेवा कर हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब मेरे लिए अप्रत्यक्ष कर होता है। लेकिन यहाँ हमको प्रत्यक्ष कर का गुण पूछा। तो यानी प्रत्यक्ष कर का क्या फायदा होता है जो सरकार लगाती है। तो देखो, प्रत्यक्ष कर का क्या गुण होता है। सबसे पहला, इस कर को किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता है। जिसके ऊपर यह कर लगाया जाएगा उसका भुगतान उसे ही करना होगा। इस कर में कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति होता है। कराघात का मतलब है जिस आदमी के ऊपर टैक्स लग रहा है कराघात है, और करापात का मतलब है जो इस टैक्स का भुगतान करेगा। तो यहाँ करापात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति होता है। कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति होता है। थोड़ा सा लाइन कट गया था इसलिए इमरजेंसी में बंद करना पड़ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, प्रत्यक्ष कर का पहला विशेषता क्या होता है। पहला विशेषता है कि ये जिस व्यक्ति पे लगता है इसका भार उसी को चुकाना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता है। दूसरा, इस कर में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति है। कराघात के बारे में क्या बता रहे थे, वह व्यक्ति जिसके ऊपर कर लगाया जाता है और वह व्यक्ति जो कर का भुगतान करेगा, ये दोनों आपका एक ही व्यक्ति होता है प्रत्यक्ष कर में। किसी व्यक्ति या प्रत्यक्ष
किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर आरोपित किए जाने पर उसे अनिवार्य रूप से भुगतान करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगा है इस कर का भुगतान उसको ही करना होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ साथ इसमें भी वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ते जाता है वैसे वैसे इस कर का दर भी ऊंचा होते जाता है। सही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। अब देखो जी 43 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या बोल रहा है। 43 पे बोल रहा है मांग के नियम के अपवाद बताओ। अब देखो ये अपवाद का मतलब है कि मांग का नियम कहां लागू नहीं होगा। मांग का नियम कहां लागू नहीं होगा, यानी कि किन चीजों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है उन चीजों को बताना है। तो देखो मांग का नियम ना 3-4 चीजों पे लागू नहीं होता है। सबसे पहला तो गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, हम क्या बोले, अपवाद का मतलब है कि किन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो देखो मांग के नियम के निम्नलिखित अपवाद होते हैं। सबसे पहले गिफिन वस्तु, गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मांग का नियम यह बोलता है कि जब कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा और जब कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। लेकिन गिफिन वस्तुओं में होता इसका उल्टा है। गिफिन वस्तुओं में अगर कीमत बढ़ता है तो मांग स्तर से बढ़ जाता है, इसलिए गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, मतलब अनिवार्य वस्तुएं, ऐसे वस्तुएं जो चाहिए ही चाहिए हमको। ठीक है, इन वस्तुओं में भी हमको मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद कीमत गुणवत्ता का सूचक में और अल्पकालीन स्थिति में, अगर हमको इमरजेंसी में कोई सामान तुरंत चाहिए तो उसमें हम लोग मांग का नियम लागू नहीं करेंगे, उसमें हम मांग का नियम लागू ही नहीं होगा। इमरजेंसी में कोई चीज चाहिए तो उसमें हम इधर उधर कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। प्रतिस्थापन वस्तुएं तथा पूरक वस्तुओं में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर बोला है तो टेबल में हम इसका अंतर को बताएंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु का एमसीक्यू पूछता है, तो इसीलिए अगर ये क्लियर हो गया तो ये आपको वहां भी मदद कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में मेरा क्या अंतर होता है। देखो, स्थानापन्न वस्तुएं को बोला जाता है हम लोगों को प्रतिस्थापन वस्तु, स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और पूरक वस्तुएं, अब ध्यान से समझना, स्थानापन्न वस्तुएं ऐसे वस्तुएं होती है जिनका इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, एक दूसरे के बदले यूज करेंगे। जैसे जैसे अगर एग्जांपल दे तो जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, या तो हम चाय पिएंगे नहीं तो हम कॉफी पिएंगे, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पूरक वस्तु ऐसे वस्तुएं होती है, पूरक वस्तुओं का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, एक साथ करेंगे। जैसे जैसे कि चाय और चीनी, जैसे कि चाय और चीनी। ठीक है, पेन और पेपर, पेन और पेपर हो गया। जूता और मोजा, जूता और मोजा, जूता और मोजा। तो ये सब जो मेरा है ये मेरे लिए पूरक वस्तु कहलाता है। इसके बाद स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अगर चाय का कीमत बढ़ जाएगा तो हम चाय नहीं पिएंगे, चाय छोड़ करके हम कॉफी पीना स्टार्ट करेंगे। यानी अगर चाय का कीमत बढ़ेगा तो चाय को छोड़ के हम लोग कॉफी का डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, जबकि पूरक वस्तु में क्या होता है, कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग कम हो जाती है। अगर एक वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो दूसरे वस्तुओं का मांग घट जाएगा, यानी दूसरे वस्तुओं का मांग घटेगा। ठीक है, इसमें स्थानापन्न वस्तुएं स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है, या तो ये पियो नहीं तो ये पियो, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। जबकि पूरक वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करती है। अगर जूता लेंगे तो मोजा भी लेना होगा, चाय लेंगे तो चीनी भी चाहिए, पेन लेंगे तो पेपर भी चाहिए। ठीक है, जैसे गाड़ी लेंगे तो पेट्रोल भी चाहिए, तो गाड़ी और पेट्रोल पूरक वस्तु है। 4 नंबर, स्थानापन्न वस्तुएं का लोच धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब जैसे नहीं बताएं, चाय का मांग बढ़े, चाय का कीमत बढ़ेगा तो कॉफी का मांग बढ़ जाएगा, धनात्मक होता है। जबकि यहाँ पे ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। एक वस्तु का मांग घटेगा तो उसका वो होगा, ऋणात्मक होता है, नीचे गिरता है। ठीक, चलो 44 हो गया। अब आते हैं 44 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं 44 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब देखो विनिमय दर क्या होता है। अब विनिमय दर ना बहुत सिंपल चीज होता है भाई। एक देश की मुद्रा, विनिमय दर वह दर होती है जिस दर पर किसी एक देश की मुद्रा की इकाई को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है। यानी अगर हम अपने देश का रुपया को किसी दूसरे देश के मुद्रा के साथ बदलेंगे तो हम कितना रुपया देंगे, जो उस देश का हमको उतना रुपया मिलेगा, उस देश का मुद्रा हमको मिलेगा। तो जब एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है तो जिस दर पे
एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं विनिमय दर। जैसे अभी हम बताए थे, जैसे हम लोगों का अगर अमेरिका का हमको $1 चाहिए, तो अभी हमको लगभग इंडिया का कितना रुपया खर्च करना होगा? लगभग हमको इंडिया का 86.67 इसके आसपास हमको इतना रुपया खर्च करना होगा। तो ये हम लोगों का विनिमय दर हुआ, विनिमय दर हुआ ये हम लोगों को। आया बात समझ में मेरा कि नहीं आया? अगर हमको मान लो कि अगर वहां का $10 चाहिए होगा, तो लगभग हमको 860 रुपया या उससे ज्यादा पैसा हमको देना होगा $10 में। तो ये होता है हम लोगों का विनिमय दर। ठीक है, आया समझ में? आगे प्रतिगामी कर क्या है? यहां थोड़ा गलत लिखा है, प्रतिगामी कर क्या है? ध्यान से समझना, प्रतिगामी क्या कर क्या होता है? रेग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर वो कर होता है जो आय के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे जैसे किसी करदाता का आय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है। वैसे कर को बोला जाता है प्रतिगामी कर। जैसे सपोज कर लो हम बोले कि 10 सपोज कर लो हम बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया तक 10% टैक्स लगेगा, और जब 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा तो टैक्स 12% लगेगा। मान लो अगर आप 3 लाख रुपया कमाओगे तो आप पे 15% टैक्स लगेगा। मान लो कि अगर आप 4 लाख कमाओगे तो ये आपका 20% टैक्स लगेगा। तो अगर कभी भी आय में वृद्धि के साथ साथ उसका कर का दर में भी बढ़ोतरी होता है, इसी को बोला जाता है प्रतिगामी कर। आय का स्तर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कर का दर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, आया समझ में मेरा बात? ठीक, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47। देखो कई सारे क्वेश्चंस का आंसर ऐसा होगा ना, जो जो लिखा रहेगा उससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा देंगे। तो ट्राई करना, आपको बस एग्जाम में अपने से लिखना है ना। सुन लो ना, सुन के भी याद हो गया, थोड़ा सा नोट्स बना लिए, बहुत है ये चीज। आगे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, उल्लेख करें। अब देखो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में क्या फर्क होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। अब देखो यहां पे साफ साफ हम लोगों को समझा रहा है राजकोषीय नीति क्या होता है। तो देखो राजकोषीय नीति में बोल रहा है सरकार करारोपण, सार्वजनिक ऋण आदि स्रोतों से सार्वजनिक आय प्राप्त करती है तथा इसमें इसे प्रशासन, प्रतिरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय करती है। यह सब वित्तीय अथवा राजकोषीय क्रियाएं है। यानी देखो सरकार का जो सरकार जहीं से भी कर एकत्रित करेगा और सरकार जहां भी उस कर को खर्च करेगा, कर एकत्रित करेगा और कर खर्च करेगा, तो ये जो भी होगा कि कहां कहां से कर लाएंगे और कहां कहां कर खर्च करेंगे, कर का पैसा टैक्स कहां कहां से टैक्स वसूल करेंगे और कहां कहां पे टैक्स का पैसा खर्च करेंगे, इसी को बोला जाता है आपका राजकोषीय नीति। क्लियर बात है? और मौद्रिक नीति क्या हुआ गुरुजी? तो मौद्रिक नीति का मतलब है मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी अगर हमारे देश का केंद्र सरकार या हमारे देश का केंद्रीय बैंक ये देखेगा कि हमारे देश में मुद्रा की स्थिति कितनी है, बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा कितनी है, उस मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण करेगा। देखो टैक्स कहां कहां से आएगा और टैक्स का पैसा कहां कहां खर्च करेंगे, यह होता है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, टैक्स कहां कहां से आएगा, टैक्स कहां कहां देंगे, हो गया। इसके बाद हमारे देश के जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों के पास कितना पैसा जमा है, क्या उन लोगों के पास पैसा ज्यादा है या उन लोगों के पास पैसा कम है, मुद्रा की क्या मात्रा है, मुद्रा की मात्रा अधिक है या मुद्रा की मात्रा कम है। तो मुद्रा की मात्रा का नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है, मौद्रिक नीति अपनाया जाता है। और याद रखना राजकोषीय नीति देश का केंद्र सरकार बनाता है, राजकोषीय नीति देश का केंद्र सरकार बनाएगा, ठीक है। जबकि मौद्रिक नीति जो है वो देश का केंद्रीय बैंक बनाएगा, कहीं लिखा हुआ रहेगा शायद, ए देखो केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, इसको याद रखना। राजकोषीय नीति देश का केंद्र सरकार बनाएगा, जबकि मौद्रिक नीति देश का राजकोषीय नीति देश का केंद्र सरकार बनाएगा, जबकि मौद्रिक नीति देश का केंद्रीय बैंक बनाएगा, यानी कि आरबीआई बनाएगा। क्लियर बात है? इतना इजी से हम समझा दिए, जीवन में आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को देखो क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है, इसकी विशेषताओं क्या क्या है, ठीक है, सब बताना है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में अंतर भी और साथ साथ विशेषता भी। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता, देखो बाजार के ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 100%, 5 नंबर का क्वेश्चन बाजार के ऊपर आपका रहेगा ही रहेगा। या तो आपका बाजार क्या है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार
क्या है उसका विशेषता, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण कैसे होता है, या एकाधिकार बाजार क्या है, कीमत निर्धारण कैसे होता है, विशेषता, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में अंतर। लेकिन बाजार के ऊपर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। अगर आप लोग करके जाओगे, एग्जाम में बैठोगे, तो आपको मेरा बात आएगा, याद आएगा कि अच्छा सर तो बोले थे ये क्वेश्चन आएगा, सच में आ गया, आप खुद बोलोगे। चलो अब उन दोनों में अंतर करते हैं हम लोग, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो ये रहा हम लोगों का अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या क्या अंतर? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार सबसे पहले, और इसके बाद एकाधिकार बाजार। सबसे पहले आप इसका अर्थ लिखना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार होता है जहां क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यहां लिखना एकाधिकार बाजार ऐसा बाजार होता है जहां किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। ठीक। अब दूसरा अंतर देखो, यहां पहला अंतर क्या बोल रहा है, औसत आगम, यानी हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। इसमें एमआर और एआर बराबर होता है। इसमें एमआर और एआर क्या होता है, बराबर। इसमें नहीं होता है, इसमें हमेशा एआर जो होगा वो एमआर से बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होता है, मतलब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। इसमें जो मेरा एवरेज रेवेन्यू होगा वो मार्जिनल कॉस्ट से मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है, मतलब लंबे समय तक अगर ये चला तो सिर्फ इसको सामान्य लाभ होगा। जबकि दीर्घकाल में जो है यहाँ सामान्य लाभ के अलावे स्थिर लाभ अथवा बढ़ती हुई लाभ हो सकती है, और वो घट भी सकता है। 4 नंबर, दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत की दशा में उत्पादन संभव है, और यहाँ पे दीर्घकाल में घटती लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशाओं में उत्पादन संभव है। यहाँ कीमत विभेदीकरण संभव नहीं है, याद रखना, इसमें कीमत विभेदीकरण संभव नहीं है। जबकि एकाधिकार बाजार में कीमत विभेदीकरण संभव है। कीमत विभेदीकरण मतलब यहाँ एक जैसा कीमत दिखता है पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि एकाधिकार बाजार में अलग अलग कीमत दिख सकता है। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फार्मों की बहुत अधिक संख्या होती है, और यहाँ केवल एक फार्म होता है। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नए उद्योग या फार्मों का आना और जाना की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, नया फार्म आएगा जाएगा। जबकि एकाधिकार बाजार में नए फार्मों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ठीक। इसके बाद हम लोग नीचे में इसका एक ग्राफ अपने से बनाएंगे। ये ग्राफ नहीं बनाया है, हम कॉलम को नीचे कंटिन्यू करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ग्राफ देखो इस तरीके से बनता है हम लोगों का, ऐसे एआर बराबर होता है एमआर का। जबकि एकाधिकार बाजार का ग्राफ ऐसे बनेगा हम लोगों का, जो एआर होगा वो बड़ा होगा हम लोग का एमआर से। ये दोनों ग्राफ को भी अगर आप उस बॉक्स के अंदर में बनाते हो तो आपको और ज्यादा नंबर मिलेगा, फुल में फुल। ठीक है। चलो अब अर्थ अंतर तो हो गया, इसके बाद भाई विशेषता भी तो था, तो चलो देखो क्या विशेषता होता है। एकाधिकार का विशेषता, एकाधिकार में क्या होता है, इस बाजार में नए फार्मों के प्रवेश पर रोक होती है, सही बात है। इस बाजार में लाइसेंस तथा पेटेंट आवश्यक होता है। इस बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। इस बाजार में मूल्य निर्धारण कंपनी या फर्म करती है, और इस बाजार में ग्राहकों को बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, सही बात है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। आरबीआई क्या क्या काम करता है ये बताना है। हम तो आपको सिंपल बोलेंगे, आरबीआई के कार्यों को आप याद करो, उस पॉइंट को याद करो, और उस पॉइंट को आप अपने से डील करना। हम अपने से आप लोगों का पॉइंट बता रहे हैं, आरबीआई का क्या क्या कार्य होता है। आंसर में आप लिखोगे केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। या लिखना आरबीआई के निम्नलिखित प्रमुख कार्य होता है, कि आरबीआई क्या काम करता है, ध्यान से समझो। आरबीआई सबसे पहले होता है आपका नोट जारी करना, नोट छापना। आरबीआई का सबसे पहला काम क्या होता है, नोट छापना, इसको डील करना, पहला कार्य। और आरबीआई का जो दूसरा कार्य होता है वो होता है बैंकों का बैंक। आरबीआई क्या होता है, इंडिया में जितने भी बैंक है उन सारे बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सरकार का सलाहकार, सरकार का सलाहकार एवं एजेंट, सरकार का सलाहकार एवं एजेंट, सरकार का कलाकार या एजेंट होता है ये। साथ ही साथ अंतिम ऋणदाता होता है। क्या होता है ये, अंतिम ऋणदाता होता है। जब इसको कहीं से भी किसी को पैसा नहीं मिलता है तो सब इसी के पास जाता है। इसके बाद
मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। ये निर्माण बोलो या नियमन बोलो, ये करता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण हो गया। इसके बाद ये करता है आपका विदेशी मुद्राओं का संग्राहक होता है। ये किसका संग्राहक होता है? ये विदेशी मुद्राओं का संग्राहक होता है। विदेशी मुद्राओं का संरक्षक होता है ये। मतलब विदेशों का जो पैसा होगा उसको कहाँ इंडिया में रखा जाएगा? केंद्रीय बैंक के पास यानी आरबीआई के पास रखा जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर में समाशोधन गृह का भी कार्य करता है ये। आप बोलोगे कि सर समाशोधन गृह क्या होता है? समाशोधन गृह का मतलब है कि हमारे देश में पैसा कम तो नहीं हो रहा है, हमारे देश में पैसा बढ़ तो नहीं रहा है, ये सब ये देखेगा। इसके बाद एक चीज और लिख सकते हो आप, आपका ये जो भी व्यापारिक बैंक होता है उसमें आपका साख का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? ये साख का नियंत्रण भी करता है उन लोगों के लिए, साख का नियंत्रण। लो भाई 8 पॉइंट हो गया। इन 8 पॉइंट को अगर आप लिख के डील करोगे ना तो आपको 5 में 5 नंबर आपको एकदम फुल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डील कर देना। इतना इजी में हम बता दिए। ठीक है, हो गया। आगे, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है? स्पष्ट करें कि मुद्रा इन कमियों को कैसे दूर किया। यानी आपको यह पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली इन कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया। ठीक है, बताते हैं। हो गया ये चीज। चलो, वस्तु विनिमय प्रणाली बताएंगे। इससे पहले ये 51 का ये न्यूमेरिकल देख लो। अभी पहले बोल रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में जो उपभोग फलन है वो हम लोगों का C = 1 150 प्लस 0.6y है, तो एमपीएस क्या है? और एमपीएस के साथ साथ गुणांक बता रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का देखो गिवन है ना, C = 150 प्लस 0.6y। तो सबसे एमपीसी एमपीसी निकालने बोला, तो एमपीसी y के साथ जो चीज रहता है वही एमपीसी होता है। तो जो एमपीसी होगा ये y के साथ है, y के साथ जो होगा वही एमपीसी होगा, तो एमपीसी होगा 0.6। क्लियर? अब हम लोग को क्या निकालने बोला है? अब हम लोग को निकालने बोला है गुणांक, यानी कि k। तो हमको पता है ना k का फॉर्मूला क्या होगा। अगर ये एमपीसी आया है तो k का फॉर्मूला होता है k = 1/1 - एमपीसी होता है ना। अगर एमपीएस देता क्वेश्चन में, मान लो एमपीएस, तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है k = 1/MPS। लेकिन यहाँ तो एमपीसी बोला, तो 1/1 - एमपीसी। तो बताओ यहाँ पे ये हो गया 1/1 - एमपीसी, कितना हुआ? 0.6 हुआ। यानी ये घटेगा ये घट करके कितना होगा? 0.4। अब बताओ ये 0.4 है ना, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 लगेगा और इसका जगह एक 0 बैठेगा, यानी ये हो जाएगा 10.4। अब इसको अगर काटेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया, 4 पचे 20, यानी 2.5 हम लोगों का के यानी मल्टीप्लायर निकल के आ गया। क्लियर बात है? देखो इतना छोटा क्वेश्चन था, ये आपको 5 नंबर में पूछा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला याद रखता बन जाता। क्लियर बात है? हो गया ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है समझ में? ठीक है, इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आंसर देखेंगे 2.5 आया है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या है और मुद्रा ने इन कमियों को कैसे दूर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 51 का आंसर थोड़ा दिखा देते हैं। 2.5 आया था, ये देखो आंसर 2.5। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, कि क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले ये समझ लो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था। जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मुद्रा से पहले भी जो लोग थे वो वस्तुओं तथा सेवाओं की अदला बदली करते थे। लेकिन कैसे? उस समय तो पैसा था नहीं। जब पैसा था नहीं तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली होती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली होती है। जैसे मेरे पास दाल है, तुम्हारे पास तेल है, तो हम दाल को तेल से बदल दिए। मेरे पास कपड़ा है, तुम्हारे पास चमड़ा है, तो कपड़ा को चमड़ा से बदल दिए। मेरे पास मसाला है, तुम्हारे पास अनाज है, तो मसाला को अनाज से बदल दिए। तो जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का अदला बदली होता था तो इसे ही कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। उसमें से हम लोगों को यह बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां थी। कठिनाइयां मतलब कमियां, तो बहुत सारा कमियां था। सबसे पहले तो दोहरे संयोग का अभाव था, लेक ऑफ डुअल कोइंसिडेंट। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब है कि हमको जो चीज चाहिए, मेरे पास जो चीज है वो तुमको नहीं चाहिए।
यानी मेरे पास जो चीज़ है और तेरे पास जो चीज़ है, वो हम दोनों एक-दूसरे से अदला-बदली नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो चीज़ है, वो तुमको नहीं चाहिए और तुम्हारे पास जो चीज़ है, वो हमको नहीं चाहिए। तो यही होता है दोहरे संयोग का अभाव, सबसे बड़ा कमी। दूसरा कमी था कि इसमें मूल्य का मापक नहीं हो पाता था कि कितना सामान के बदले कितने सामान का अदला-बदली करेंगे। हम अगर तुमको मान लो एक मुट्ठा अगर अनाज देंगे, तो क्या तुम हमको 1 मुट्ठा सरसों का तेल दोगे? नहीं भाई। तो कितना सामान के बदले कितना सामान का अदला-बदली करेंगे? ये नहीं हो पाता था। मूल्य का संचय नहीं हो पाता था। साथ ही साथ जो देश का अर्थव्यवस्था होता है, उस अर्थव्यवस्था को ये पीछे ढकेल देता था। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली की ये सारी कठिनाइयाँ थी। और जैसे ही मानव सभ्यता का विकास होता गया, तो मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मुद्रा का आविष्कार हुआ और जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ एक बार में खत्म हो गया। अब पैसा है तो सिंपल है, आपको कुछ भी चाहिए आप पैसा दो। आपको दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, ट्रेन चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको। आप पैसा दो, पैसा दे करके आपको वो सामान मिल जाएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जैसे ही पैसा आया, तो ये सारा समस्या एक बार में खत्म हो गया। आज कहीं भी किसी भी वस्तु तथा सेवा का विनिमय होता है, उन सारे विनिमय को मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। मूल्य का संचय करने लगा मुद्रा, विनिमय का माध्यम का कार्य करने लगा मुद्रा, मूल्य के मापक का कार्य करने लगा मुद्रा, स्थगित भुगतान का काम करने लगा मुद्रा। तो इसलिए जो है, ये मुद्रा जो है पूरा तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा दिया। और आज यही कारण है कि हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को नहीं देखते हैं, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली अब पूर्ण रूप से लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है? देखो वही चीज़ है यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है? इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली का हम लोगों को कमियाँ या दोष पूछा था ना, तो सबसे पहले देखो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव जो अभी बताए, मूल्य का मापक नहीं हो पाता था, विभाजन करने में कठिनाइयाँ होता था, मूल्य का संचय नहीं कर पाते थे, मूल्य का विनिमय नहीं कर पाते थे हम लोग कि आज तुम हमको दे दो, कल हम तुमको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। और जैसे ही मुद्रा आया, वैसे ही इन सारी कमियों को उन्होंने दूर कर दिया। मुद्रा आया तो दोहरे संयोग का अभाव खत्म हो गया। मुद्रा आया तो मूल्य का संचय होने लगा। मुद्रा आया तो इससे भुगतान प्रक्रिया सरल हो गया। मुद्रा आया तो वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए इसका अदला-बदली शुरू हो गया। इसलिए मुद्रा के आते ही जो है, वो पूर्ण रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली मेरा समाप्त हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो गया? समाप्त हो गया। आया समझ में? ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52। अरे! 52 क्वेश्चन नहीं है क्या? 51 गो ही था क्या? हैं? 51 गो ही क्वेश्चन था ना? 51 ही ना क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। पढ़ाते-पढ़ाते फ्लो में थोड़ा-सा ज़्यादा ही भावनाओं में बह गए। होता है ना, बोला जाता है ना, मैं तो यहाँ पिघल गया। वैसे ही पढ़ाते-पढ़ाते मैं भी यहाँ पे पिघल गया। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों का जो है वो सेट 4 हो जाता है खत्म, ठीक? आज ही हम आप लोगों के लिए सेट 5 भी अपलोड कर देंगे, जिसके बाद हम लोगों का पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलो।